नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से कि एक रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की प्रेजेंस में एक चार्ज को वाई एक्सिस पर मोशन कराना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोशन कराना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 0,a और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0,2a हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाया जाएगा, ये देखिए ले जाया जाएगा, तो उसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब एक पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, यानी कि पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी से ज़्यादा, ये तो बिल्कुल तय है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी से ज़्यादा होगा। और जब पोटेंशियल अलग अलग होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग होगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सबसे पहले तो हमको पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना चाहिए। हम एक बात ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम एक फार्मूला बड़ा अच्छे तरह जानते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो डेल्टा वाई कर लो, अगर एक्स में जा रहे होते तो डेल्टा एक्स कर लेते, और अगर इन दोनों के बीच में कहीं जा रहे होते तो ना डेल्टा एक्स करते ना डेल्टा वाई करते, बल्कि हम लोग डेल्टा आर करते। ठीक है ना, ये एक्स कहलाता है, ये वाई कहलाता है, और जो इस तरफ की दूरियाँ हैं ये आर बोली जा सकती हैं। खैर, हमारा सवाल वाई डायरेक्शन में होने की वजह से हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो हमने ई नॉट कर लिया। ओके, माइनस डेल्टा वी को तुम क्या लिखना चाहोगे? तुम लिखना चाहोगे वी बी माइनस वी ए, और अगर तुम ऐसा लिखना चाहोगे तो तुम वाई बी माइनस वाई ए करोगे। ये बात ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि हायर माइनस लोअर लिखना है या लोअर माइनस हायर लिखना है, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम ऊपर वी बी माइनस वी ए लिखेंगे तो हम यहाँ पर नीचे वाई बी माइनस वाई लिखेंगे, यानी कि जैसा कंपोजिशन ऊपर लेंगे, जैसा पेयर ऊपर लेंगे वैसा ही पेयर नीचे लेंगे, तो कभी कोई गलती नहीं होगी। तो माइनस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वाई बी पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू ये देखो लिखी हुई है 2a, और ए पॉइंट के लिए a, तो ये हो गया 2a माइनस ए, यानी कि माइनस वी बी माइनस वी ए अपॉन ए, और ये माइनस साइन लगा हुआ है, और ये फील्ड है ई नॉट। तो यहाँ से हम लोगों ने वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए ई नॉट, ये तो बात हो गई। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए से बी तक जाने में डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है ना, यू बी का मतलब है क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट है, पहले बोला मैंने, क्यू नॉट वी बी माइनस क्यू नॉट वी ए। क्यू नॉट जल्दी से जल्दी कॉमन ले लो, ये आ गया वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए का मतलब है माइनस ए ई नॉट। सो द आंसर इज माइनस क्यू नॉट ए ई नॉट। मैं समझता हूँ कि आसान क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन में तुमको ये बात ध्यान देनी है कि जब भी ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लगाओ तो पहली बात तो माइनस साइन को इग्नोर मत करो, कभी भी इग्नोर मत करो, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब डेल्टा वी लिखो तो अगर ऊपर वी ए माइनस वी बी लिखो तो नीचे वाई ए माइनस वाई बी लिखो, अगर ऊपर पहले बी और बाद में ए लो तो नीचे भी पहले बी और बाद में ए लो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ऐसा कोई फंडा नहीं है, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लगाते वक्त ऊपर हायर माइनस लोअर और नीचे हायर माइनस लोअर, ऐसा कोई फंडा नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर तुम ऊपर जो पेयर लो, मान लो ऊपर तुमने v1 माइनस v2 0.1 पहले लिया है, 0.2 बाद में लिया है, तो नीचे r को भी तुम 1 पहले लो और 2 बाद में लो, हायर माइनस लोअर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसको रिवाइज करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, और जब अगले लेक्चर्स में जाएंगे तो क्वेश्चन का डिग्री हम बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तैयार रहिएगा ज़रा। देखिए क्या है कि एक रिंग है, ओके, और इस रिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, और एक और वैसी ही रिंग है, इसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली फिल किया गया है। ठीक है ना, पहली रिंग में चार्ज को बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरह भरा गया है, रखा गया है, और दूसरी रिंग में चार्ज कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर बहुत डेंस है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास है, और यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है।
ठीक है ना, दोनों का रेडियस r है, ये देखिए दोनों का रेडियस r है, तो पहले के सेंटर v1 और दूसरे के सेंटर v2, चार्ज दोनों पर q है, दोनों का रेडियस r है, तो दोनों के सेंटर पर पोटेंशियल के बारे में बताना है, पोटेंशियल का रेशियो बताना है, किसके सेंटर पोटेंशियल कम होगा, किसके सेंटर पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि पोटेंशियल को कंपेयर करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर दोनों का टोटल चार्ज क्यू है तो फॉर्मूला वही रहेगा, यानी कि जो फॉर्मूला V1 के लिए होगा 1/4πε0 Q/r यही होगा, और V2 का आंसर भी यही होगा 1/4πε0 Q/r। ओके, ये टोटल चार्ज Q और रेडियस r, ये टोटल चार्ज Q और रेडियस r। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। अगर दोनों रिंग का चार्ज सेम है और रेडियस सेम है तो दोनों के सेंटर पर पोटेंशियल भी सेम होगा। अब बात आती है कि सेंटर से r दूरी पर क्या होगा। मान लो कि सेंटर से r दूरी पर यहाँ पर पोटेंशियल V1 डैश है और इसके सेंटर से भी उतनी ही दूरी पर पोटेंशियल V2 डैश है, तो क्या हम ये समझें कि V1 और V2 डैश डिफरेंट होंगे? नहीं, पोटेंशियल के मामले में ये सारे फंडे नहीं चलते। जो फार्मूला V1 डैश का होगा वही फार्मूला V2 डैश का होगा, दैट इज़ 1/4πε0 Q/, फार्मूला पता होगा √r² + r² होल टू द पावर हाफ, एंड V2 डैश के लिए भी वही फार्मूला होगा 1/4πε0 Q/r² + r² होल टू द पावर 1/2। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ बातें और भी यहाँ देख ली जाएँ। मान लीजिए कि एक आर्क है जिस पर चार्ज Q है और एक दूसरी आर्क है और इस पर चार्ज भी Q है। ओके, इस आर्क का रेडियस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मान लो r दिया हुआ है और इस आर्क का रेडियस भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मान लो कि r दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही सारी बातें बराबर से लागू होंगी, यानी कि अगर इस पर चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q है और दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों के सेंटर पर पोटेंशियल V1 और V2 सेम होंगे और दोनों का फार्मूला 1/4πε0 Q/r होगा, ठीक है ना। ये आर्क बड़ी है और ये आर्क छोटी है, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अगर दोनों पर चार्ज सेम है और दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों के सेंटर पर पोटेंशियल भी सेम होगा। एक बात यहाँ पे और जानने की है कि मान लो कि रिंग के चार्ज ना दिए हों बल्कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिए हों लैम्डा, और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा और सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा दिया हो, ठीक है ना। सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा अगर दिया हुआ है तो सेंटर पर पोटेंशियल के फार्मूले V1 और V2 लिखने के लिए ये λ1 मान लो, ये λ2 मान लो, तो V1 = 1/4πε0 लैम्डा थीटा, λ1 थीटा कर लेना, और V2 = 1/4πε0 λ2 थीटा कर लेना। अगर θ1 और θ2 भी अलग अलग दिए हुए हैं तो λθ1 और λθ2 कर लेना। इस फार्मूले को अप्लाई करते वक्त θ1 और θ2 को हमेशा रेडियन में रखना, कभी भी डिग्री में मत रखना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको रिवाइज करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए, फ्लक्स का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि फ्लक्स का क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि एक XYZ सिस्टम है, X, Y और Z, और इस सिस्टम में एक क्यूब को रखा गया है। चलिए पहले हम क्यूब बना देते हैं। ये क्यूब है और ये देखिए X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 2.5 I कैप -4.2 J कैप, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमें इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है, 2.5 I कैप, ठीक है ना। हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक बात तो बहुत साफ समझ लो कि ये एक क्लोज्ड क्यूब है, क्लोज्ड बॉडी है, और क्लोज्ड बॉडी में अगर कभी भी यूनिफॉर्म फील्ड गिराई जाएगी, ठीक है ना,
जब यूनिफॉर्म फील्ड गिराई जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जो एक्स एक्सिस की तरफ रेज आएंगी वो जितना वहाँ से आएंगी उतनी यहाँ निकलेंगी, ये आने वाली और ये निकल जाने वाली, ये इनकमिंग फ्लक्स बनाएंगी, ये उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स, ये इनकमिंग फ्लक्स बनाएंगी और हाँ इनकमिंग फ्लक्स ये बन रहा है देखो, और उतना ही यहाँ से आउटगोइंग फ्लक्स बन रहा है। इस प्रकार से पीछे और आगे की दीवार पर कोई नेट फ्लक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाई कंपोनेंट है वो देखिए माइनस की तरफ है, यानी कि इस तरफ से फील्ड आ रही है और इस तरफ से निकल जा रही हैं। ये यूनिफॉर्म फील्ड है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कहीं टाइम या एक्स नहीं है, यानी कि फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। इस प्रकार से इन दोनों दीवारों पर भी कोई फ्लक्स नहीं होगा और इन दोनों दीवारों पर भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। और छत पर तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि जो रेज हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं वो छत और ज़मीन के पैरेलल हैं, तो फ्लक्स होने के चांस लेफ़्ट राइट थे या आगे पीछे से थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस पर यूनिफॉर्म फील्ड डाली जाएगी, ये देखिए ये कोई क्लोज सरफेस है जैसे फुटबॉल है मान लीजिए, और इस क्लोज सरफेस पर अगर यूनिफॉर्म फील्ड डाली जाएगी तो यकीन मानिए इस क्लोज सरफेस पर कोई नेट फ्लक्स नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का आंसर भी 0 होगा। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ ये सही है कि अगर किसी क्लोज सरफेस पर नेट यूनिफॉर्म फील्ड डाली जाएगी तो इनकमिंग फ्लक्स होगा लेकिन उतना ही आउटगोइंग होगा। यहाँ पर देखो इनकमिंग फ्लक्स होगा लेकिन उतना ही आउटगोइंग होगा। इस प्रकार से कोई नेट फ्लक्स नहीं होगा। इनकमिंग फ्लक्स होगा, ये देखो इनकमिंग फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स भी है, लेकिन जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है, इसलिए ऐसे सवालों में नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर किसी क्लोज सरफेस पर हम यूनिफॉर्म फील्ड डालेंगे और नेट फ्लक्स पूछा जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर 0 देंगे, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। एक बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और वो ये है कि, और ये क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्फीयर जिसका रेडियस a है और उसके कॉन्सेंट्रिक एक और स्फीयर है जिसका रेडियस मान लो कि 2a है, ठीक है ना, ये है। अच्छा, इसका अंदर वाले का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बाहर वाले का पोटेंशियल माना कि 5 वोल्ट है, ठीक है ना, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। और कॉमन सेंटर O पर पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट O हमें कैलकुलेट करना है। तो आखिरकार सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमको दोनों के चार्ज पता करने चाहिए, दोनों के चार्ज पता होने चाहिए, जो हमें पता नहीं है। तो पहले तो हम दोनों के चार्ज Q1 और Q2 मान लें, और चार्जेस को मानने के बाद तेज़ी से इनको कैलकुलेट करके पोटेंशियल लिख कर क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, V1 इज इक्वल टू K से लेके चलें, चलो अच्छा K, ठीक है ना, Q1/A होगा और Q2/2A होगा, ठीक है ना, और ये 10 है, K/A कॉमन ले लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। Q2/A ये by 2 हो गया, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने Q1 प्लस Q2/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 10A/K, फाइन, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से बाहर वाले का पोटेंशियल V2 भी लिख लिया जाए जल्दी से, 1/4πε0 ये ले लिया। Q1/3A होगा, हाँ जब यहाँ का पोटेंशियल लिखोगे भाई तो Q1/3A करोगे, पूरी दूरी लोगे ना, Q1/3A करोगे, और Q2 की सरफेस है तो Q2/3A करोगे, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट अंदर वाले के बाहर है तो दूरी लोगे जो कि 3A है, और इसकी सरफेस पर है तो रेडियस लोगे और वो भी 3A है। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू K, ये देखिए ये लो, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 इज इक्वल टू K/3A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Q1 प्लस Q2, और इस तरीके से Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 15A/K रिजल्ट बनेगा। अच्छा, तो अब जब हमें ये और ये सब कैलकुलेट कर लिया तो हम समझते हैं कि 2 में से 1 को अगर माइनस कर दिया जाए
2 में से 1 को माइनस कर देने से Q1 से Q1 तो कट जाएगा और इस तरीके से Q2 माइनस Q2 बाई 2 इज इक्वल टू 15A बाई के 15A बाई के माइनस 10A बाई के। कहने का मतलब है कि 5A बाई के होगा, दैट इज़ Q2 बाई 2, ठीक है ना। इस तरीके से Q2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10A बाई के, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए ज़रा ध्यान से, जो हमने 2 को 1 से माइनस किया तो Q1 से Q1 तो कैंसिल हो गया, Q2 माइनस Q2 बाई 2 इज इक्वल टू 15A बाई के माइनस 10A बाई के, यानी कि ये हो गया 5K बाई A। इस प्रकार से Q2 इज इक्वल टू 10A बाई के कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा भाई, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर ये इतना है तो Q1 कितना होगा? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम Q2 की वैल्यू को रख देंगे कहाँ पर, पुट इन 2 में रख देंगे, पुट इन 2, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस 10A बाई के इज इक्वल टू 15A बाई के। सो Q1 इज इक्वल टू 15A बाई के माइनस 10A बाई के, यानी कि 5A बाई के। अच्छा भाई, तो जब हमें Q1 और Q2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ गई, देखो V1 10 था और ये बाई A हो गया, A हमने कॉमन ले लिया तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया, और ये आ जाइए Q1 प्लस Q2 बाई 2 कर लिया तो ये आ गया 10A बाई के, 10A बाई के, ये है Q1 प्लस Q2 बाई 2। नाउ V2 कितना है बताइए, 5 है, और V2 कैसे लिखेंगे, Q1 के बाहर है तो डिस्टेंस काम आएगी और Q2 की सरफेस है तो डिस्टेंस काम आएगी, यानी Q1 बाई 3A प्लस Q2 बाई 3A, तो K बाई 3A बाहर ले लिया तो Q1 प्लस Q2 हो गया, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 15A बाई के हो गया। नाउ अगर हम 2 से 1 को माइनस करते हैं तो Q2 माइनस Q2 बाई 2 इज इक्वल टू 15A बाई के माइनस 10A बाई के, यानी कि 5A बाई के। इस प्रकार से Q2 की वैल्यू 10A बाई के आई, और Q2 अगर 10A बाई के आया तो यहाँ रख दिया, तो Q1 की वैल्यू 5A बाई के आ गई। अब कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल एट सेंटर पर पोटेंशियल माना कि V0 है, तो V0 लिखने के लिए चलो K ले लिया। अच्छा भाई, Q1 बाई A करेंगे और Q2 बाई 3A करेंगे, ठीक है ना। तो जब हमने A कॉमन ले लिया और Q1 और Q2 की वैल्यू रखने लगे, तो Q1 की वैल्यू आई है 5A बाई के, 5A बाई के, और Q2 की वैल्यू आई है 10A बाई के। अच्छा, तो ये हो गया 15A बाई के, तो K बाई A और 5A बाई के और 10A बाई के, मतलब कि 15A बाई के, तो K से K यहाँ पे कैंसिल हुआ और A से A भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको ये बताया गया कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और हमें सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले चार्जेस माने Q1 और Q2, और Q1 और Q2 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो V1 जो कि 10 दिया हुआ है, K Q1 बाई A होगा, हाँ यहाँ का पोटेंशियल Q1 बाई A होगा, और Q2 के अंदर है तो Q2 बाई 2A होगा। A कॉमन आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से Q1 प्लस Q2 बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10A बाई K, बिल्कुल ठीक है। V2 जो कि 5 दिया हुआ है, V2 कैसे लिखेंगे, K बाहर हो गया, Q1 बाई 3A करेंगे, हाँ Q1 के बाहर है तो ओहो ये गड़बड़ हो गया, Q1 बाई 2A और Q2 बाई 2A, यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हो गई है। Q1 बाई 2A, 3A नहीं है, रेडियस 2A है, तो Q1 बाई 2A और Q2 बाई 2A, तो यहाँ से 2A बाहर आएगा। 2A बाहर आने की वजह से यहाँ पर 10A बाई K होगा, 15A बाई K नहीं होगा, वो केवल गलती हो गई है। वो जहाँ पे हमको 2A लिखना था वहाँ 3A लिख दिया। रेडियस अंदर का A है और बाहर का 3A नहीं है बल्कि 2A है, तो यहाँ पे जब 2 हो गया तो यहाँ पर 10 हो गया। अच्छा, जब आपने 2 माइनस 1 किया तो ये भी 10A बाई A और ये भी 10A बाई K, तो ये भी उतना ही और ये भी उतना ही, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, और कैंसिल हो जाने की वजह से Q2 इज इक्वल टू 0 आया,
Q2 इज इक्वल टू 0 आया, और जब Q2 0 हो गया, Q2 0 हो गया तो Q1 की वैल्यू 10A/K हो गई। कैलकुलेशन में गलती हो जाने की वजह से ये परेशानी हम लोग को झेलनी पड़ी, ठीक है ना। तो Q2 0 हो गया और Q1 10A/K हो गया। अब हम कॉमन सेंटर पर एट सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे तो V0 इज इक्वल टू K, ठीक है ना। Q1/A और Q2 हाई नहीं है तो 0। इस प्रकार से K/A और Q1 की वैल्यू कितनी है 10A/K, तो K से K कट गया और A से A कट गया तो आंसर आया 10 वोल्ट। पहले यहाँ पर कैलकुलेशन रखने में गलती हो जाने की वजह से हमारे रिज़ल्ट थोड़े से अलग आए थे, और इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को 2 बार और देखा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हो रही है। केवल यहाँ पर 2A की गलती हो गई थी, तो यहाँ पर आ गया आंसर 10 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन से हमको ये सीख मिलती है, बहुत ध्यान से देखना, जो निष्कर्ष है, जो कॉन्क्लूज़न है वो ये है कि कुछ भी हो जाए, अगर इसका रेडियस A है मान लो और इसका रेडियस मान लो 2A नहीं बल्कि 3 है, तुम कुछ भी मान लो, और अंदर वाले का पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट है और बाहर वाले का पोटेंशियल मान लो कि 2 वोल्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन सेंटर का पोटेंशियल हमेशा अंदर वाले स्फीयर के पोटेंशियल के बराबर ही आएगा, चाहे तुम कोई भी डेटा क्यों ना उठा लो। यानी कि कॉमन सेंटर O पर पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। इसको एक बार फिर देख लो। हमने कहा कि अगर 2 मेटल के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं और अंदर वाले का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और बाहर वाले का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, रेडियस से में कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे फालतू में दिया होता है। लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसने हमको ये बताया कि कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर के पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर अंदर वाले का पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल भी 20 वोल्ट होगा। और इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए ज़रा, ये बात फिर से सुन लो एक बार कि अगर हॉलो स्फीयर के मामले में अंदर वाले का पोटेंशियल V1 1 वोल्ट है और बाहर वाले का पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट है, तो कॉमन सेंटर O पर पोटेंशियल का मान अंदर वाले स्फीयर के पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कि 1 वोल्ट होगा। और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल ज़रा देखिए ध्यान से। मान लो कि अंदर वाले स्फीयर का रेडियस A है और बाहर वाले का रेडियस 3A है, ठीक है ना, 3A है। अंदर वाले का पोटेंशियल फिर से हम वही मान लेते हैं, चलो 10 वोल्ट, और बाहर वाले का पोटेंशियल मान लो, तुम जो चाहो वो मान लो। हमने 5 वोल्ट मान लिया, तुम जो चाहना वो मान लेना और रिजल्ट निकालने की कोशिश करना। हमें कॉमन सेंटर O पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमको चार्ज नहीं मालूम थे, तो हमने कहा कि माना कि यहाँ पर चार्ज Q1 है और माना कि यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो पहले हमें Q1 और Q2 कैलकुलेट करने चाहिए। तो V1 इज इक्वल टू हो गया K Q1/A प्लस Q2/3A, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है 10A कॉमन ले लिया तो ये आ गया Q1 प्लस Q2/3, हेंस Q1 प्लस Q2/3 की वैल्यू 10A/K आ गई, ठीक है ना। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद अब Q2 कैलकुलेट करने के लिए V2 को लिख लिया जाए। तो हाँ, एक और इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें Q1 और Q2 अलग अलग चाहिए, क्योंकि ये दो अननोन है, तो हमें Q1 और Q2 की एक नहीं बल्कि 2 इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू K। हाँ, ये वाला पॉइंट Q1 के बाहर है तो डिस्टेंस यूज़ करोगे, और Q2 की सरफेस है तो रेडियस यूज़ करोगे। डिस्टेंस भी 3R है और रेडियस भी 3R है, इसलिए दोनों जगह 3R आ गया। ये 5 दिया हुआ है, 3A कॉमन आ जाएगा और ये Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 15A/K आया, ठीक है ना। अब तुम ये देखो ज़रा कि अगर हमें Q1 Q2 कैलकुलेट करने हैं तो हमारे को 2 से मान लो कि हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 से 1 को करने पर
Q1 से Q1 कट जाएगा और Q2 कैलकुलेट होके आ जाए। Q2 माइनस Q2/3 इज इक्वल टू 15A/K, 15A/K माइनस 10A/K, मतलब ये हुआ 5A/K और ये हो गया 2Q2/3। इसलिए Q2 इज इक्वल टू 15A/2K। ये Q2 की वैल्यू आ गई 15A/2K। नाउ अगर Q2 इतना है तो इसको यहाँ पर जब रख देंगे तो Q2 की जगह पर 15A/2K रख दिया और इज इक्वल टू 15A/2K। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो अब इस बार Q1 बाई चांस 0 आ गया। अब कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। कॉमन सेंटर पॉइंट O पर पोटेंशियल इज इक्वल टू K। Q1 तो कह रहे हैं नहीं और Q2 की वैल्यू रखेंगे तो Q2 की वैल्यू क्या है? Q2 की वैल्यू है, कहाँ गया, 15A/2K, 15A/2K, 50 कॉमन सेंटर ये यहाँ पर बस ठीक है। Q1 0 और Q2 और Q2/3A, ठीक है ना। Q2 की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे तो रेडियस का यूज़ करेंगे तो Q2/3A, तो K ये हो गया और हाँ ब्रैकेट 1/3 हो गया और नीचे A भी हो गया और Q2 की वैल्यू 15A/2K। तो K से K कैंसिल हुआ, ठीक है ना, K से K कैंसिल हुआ और A से A कैंसिल हुआ। तो V0 की वैल्यू यहाँ पर 15/3 मतलब 5। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन में गलती हो रही है आज। खैर चलिए, गलती तो हो ही गई, लेकिन ये तय बात है कि कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल 10 वोल्ट ही आना चाहिए। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं, पहले भी प्रूव कर चुके हैं। V1 इज इक्वल टू K Q1/A प्लस Q2/3A। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 10 हो गया, K/A बाहर आ गया, Q1 प्लस Q2/3 हो गया। तो Q1 प्लस Q2/3 इज इक्वल टू 10A/K हो गया। यहाँ तक तो सबको सही लग रहा है। अब V2 का, हाँ, यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है तो Q1 के बाहर है तो डिस्टेंस काम आएगी और Q2 की सरफेस है तो रेडियस काम आएगी। यहाँ तक भी ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू K/3A बाहर ले ले तो Q1 प्लस Q2 हो गया। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 15A/K आया। अच्छा, अब जब हमने 2 से 1 को सब्ट्रैक्शन किया तो Q2 माइनस Q2/3 इज इक्वल टू 5A/K माइनस 10A/K, यानी कि 5A/K। सो Q2 इज इक्वल टू 15A/2K। और जब हमने यहाँ पर उस वैल्यू को पुट किया 15A/2K, ये देखिए ये गलती हो रही है। ये देखिए, ये 15A/K था, 2K नहीं था। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 15A/K। Q2 की वैल्यू रखी 15A/2K, तो ये 15A/2K, 15A/K माइनस 15A/2K, तो ये बना 15A/2K। बहुत छोटी सी ये एक वैल्यू पुट करने में एरर, 15A/2K। नाउ कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल V0 इज इक्वल टू K, तो ये हो गया, ठीक है ना। Q1/A लिखना पड़ेगा और Q2/3A लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल जब लिखेंगे तो इसका सेंटर है तो रेडियस अपॉन में रेडियस लिखोगे और इसका भी सेंटर है तो भी अपॉन में रेडियस लिखोगे। इसका रेडियस A है और इस वाले का रेडियस 3A है, ठीक है ना। तो यहाँ से K/A कॉमन ले लिया तो यहाँ से Q1 प्लस Q2/3, ठीक है ना। तो K/A तो कॉमन आ गया और Q1 की वैल्यू 15A/2K, 15A/2K और प्लस 1/3 कर दिया और Q2 की वैल्यू 15A/2K, 15A/2K
2k, ओके। तो k कॉमन लेके काट लेना और a कॉमन लेके काट लेना, तो ये हुआ 15/2 प्लस 5/2 यानी कि 20/2, और 20/2 का मतलब आ गया 10 वोल्ट। इससे साबित हो रहा है कि अगर दो मेटल के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है और अंदर वाले का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बाहर वाले का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो कॉमन सेंटर का पोटेंशियल अंदर वाले के पोटेंशियल के बराबर होगा। एग्जाम्पल बदल के भी हम लोगों ने इसको चेक कर लिया। अगर अंदर वाले का पोटेंशियल 100 वोल्ट होता और बाहर वाले का पोटेंशियल 20 वोल्ट होता, तो कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल अंदर वाले के पोटेंशियल के बराबर होता। अगर ये 100 होता और मान लो कि ये 5 होता, तो कॉमन सेंटर O का पोटेंशियल 100 वोल्ट होता। इस रिजल्ट को ध्यान रखें, फिर रिवाइज भी करें, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्फीयर्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लें, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पोटेंशियल एनर्जी के सॉल्व करते हैं हम लोग ज़रा जल्दी से। देखिए, अगर कोई हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उस पर चार्ज q दिया गया है, तो इस चार्ज को देने में हमें वर्क करना पड़ता है और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है। तो इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी बराबर इसको चार्ज करने में किया गया वर्क, और इसका फार्मूला 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² r के बराबर होगा, ठीक है ना। जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं KQ² 2r, ठीक है ना। दोनों फार्मूले बिल्कुल सही हैं, चाहिए इस्तेमाल कर लो, चाहिए इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अगर मान लो कि दो स्फीयर्स हैं और दोनों में अपना अपना चार्ज है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, और ऐसे में हमको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो पहले तो सेल्फ लिखोगे, यानी खुद की, पहले की और दूसरे की खुद की अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, और ये लिखने के बाद तुम दोनों के इंटरेक्शन की पोटेंशियल लिखोगे। ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे लिखोगे। पहले लिखोगे अपनी अपनी यानी कि सेल्फ की, और फिर लिखोगे म्यूचुअल, और म्यूचुअल जिसको हम लोग कभी कभी इंटरेक्शन वाली पोटेंशियल कहते हैं। तो पहले सेल्फ की लिखो, अंदर वाली के सेल्फ लिखो, हाँ लिखो KQ1² बाई 2R1, और उसकी खुद की लिखो KQ2² बाई 2R2। फार्मूला तुमको बताया था ना अभी, KQ² बाई 2R। या फिर अगर K नहीं लिखना है तो तुम 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लो, Q² बाई R कर लो। दोनों फार्मूले बिल्कुल सही हैं, इसी से इसको हमने बनाया, ठीक है ना। और ये तो हो गया सेल्फ का, ये भी हो गया सेल्फ का। और अब लिखना म्यूचुअल का। म्यूचुअल कैसे लिखते हैं बता रहे हैं। म्यूचुअल का लिखने का मतलब होता है 1/4 पाई यानी K, ठीक है ना। चलो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 1/4 पाई यानी कि K, फिर लिखना Q1 Q2 और बाहर वाले की रेडियस लिखना हमेशा, ये म्यूचुअल हो जाएगी KQ1 Q2 बाई R2। यानी कि अगर म्यूचुअल लिखना है तो किसी भी एक का पोटेंशियल लिख दो और दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर तुमको शॉर्ट में बिना कंफ्यूज हुए तैयार करना है तो म्यूचुअल का लिखने के लिए K लिखो, फिर Q1 Q2 बाई R करो, और R कौन सा वाला लेना, जो दोनों में से बड़ा हो, यानी कि बाहर वाले का लेना, तो ये हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई स्फीयर इंसुलेटर पदार्थ का सॉलिड स्फीयर है, यानी कि उसमें चार्ज तुम जहाँ जहाँ रख दोगे वहाँ रहेगा, सरफेस पे नहीं, अंदर भी रखना चाहो तो अंदर भी रोका जा सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस पर अगर चार्ज Q है और इसका रेडियस अगर R है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U = 1/20 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q² बाई R इस तरीके से लिखोगे। और अगर तुम K के फॉर्म में करना चाहते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर तुम K लिखोगे, तो तुम 20 को 5 × 4 लिख देना, तो ये हो जाएगा 3/5K Q² बाई R। ये देखो, ये 3 और ये 5 और ये K Q² बाई R। चाहे इससे सॉल्व कर लेना, चाहे इससे सॉल्व कर लेना, जिससे आसान लगे उससे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देते हैं। ये देख लो, एक हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई R, या फिर K Q² बाई 2R। R यहाँ पे उसका रेडियस है।
अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे और इसकी पोटेंशियल लिखनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर इस सिस्टम को चार्ज करने में किया गया वर्क, और चाहे यू पूछे या वर्क पूछे सेम आंसर होगा। सेम आंसर तुम कैसे लिखोगे, पहले अंदर वाले की लिखोगे, फिर बाहर वाले की लिखोगे, और जब ये काम कर लोगे तो अब इन दोनों का म्यूचुअल भी लिखोगे। और म्यूचुअल लिखते वक्त कैसे लिखोगे, के Q1 Q2 बाई आर, और कौन सा वाला आर, दोनों में से जो बाहर वाला आर होगा वो लिखा जाएगा। इस प्रकार से पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इसको चार्ज करने में किया गया वर्क बराबर होगा पहले का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी प्लस दूसरे की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी प्लस दोनों की म्यूचुअल, और म्यूचुअल का फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर, और कौन सा आर, जो दोनों में से बड़ा होगा। अब जरा इस बात पर आधारित एक क्वेश्चन देखो जरा, तब ये बात क्लियर की जाए कि क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस a है, ठीक है ना, और उस पर चार्ज Q दिया गया। उसके बाद एक थिक शेल है, मोटी शेल, ये दो नहीं है, ये एक ही है, ये मोटी शेल है, ये देखो इसको हमने ऐसा कर दिया, ये मोटी शेल है, और मोटी शेल में जो इनर रेडियस है वो 2a और जो आउटर रेडियस है वो 3a है, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, चार्ज सिर्फ अंदर वाले पे है, बाहर वाले पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। बाहर वाले पे चार्ज 0 है, ये सब कुछ मेटालिक है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब इस स्विच को क्लोज कर दिया गया, जब स्विच को क्लोज कर दिया गया तो अब हीट एनर्जी कितनी पैदा होगी ये हमको बताना है। ये रेडियस a था, ये मोटा शेल जिसमें इनर रेडियस 2a था, आउटर रेडियस 3a, ठीक है। ये मोटा शेल है, ये देखिए ये मोटा शेल, ये ठीक है। अच्छा, जब तुम इस स्विच को क्लोज़ कर दोगे तो तुम्हें क्या पता नहीं है कि अंदर का सारा चार्ज तुरंत बाहर भाग जाएगा। अंदर का चार्ज बाहर जाना तो चाहता ही चाहता है, और तुमने उसको जाने के लिए जब पुल बना दिया तो तुम पुल बना दोगे तो बाहर तो भाग ही जाएगा। तो सारा का सारा चार्ज अब सबसे आउटर लेयर पर इकट्ठा हो जाएगा, ये सिचुएशन होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग आएगी और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग आएगी। इस प्रकार से ज़रूर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला वही लॉस हीट में कन्वर्ट होगा। हमें वही हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमें इस सिस्टम का U1 लिखना पड़ेगा, फिर इस सिस्टम का U2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो U1 और U2 कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो इसका U1, चलो बाय द फार्मूला के बाद ध्यान दिला दें, बाय द फार्मूला के Q स्क्वायर बाई 2R, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एक स्फेरिकल सिस्टम है। हमने हमेशा पढ़ाते वक्त कहा था कि अगर शेल मोटी हो तो इंडक्शन ज़रूर करवा लेना। तो अगर यहाँ पर चार्ज प्लस Q है तो उसकी फेसिंग सरफेस पे यहाँ पर माइनस Q होगा। हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये इंड्यूस्ड चार्ज इंडक्शन हो रहा है, ये माइनस Q। और क्योंकि बाहर वाली शेल पर टोटल चार्ज 0 है तो उसकी इनर लेयर पर अगर माइनस Q होगा तो बाहरी लेयर पर प्लस Q चार्ज ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। तो अगर इनर लेयर पर माइनस Q आएगा, इनर लेयर पर, क्योंकि होता क्या है कि ये जो प्लस चार्ज है ये इस मेटल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस लेयर पर इकट्ठा हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस लेयर पर, इनर लेयर पर इकट्ठा होने लगते हैं तो ये लेयर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और अब क्योंकि टोटल चार्ज 0 है तो अगर यहाँ आ जाएगा माइनस Q तो यहाँ आ जाएगा प्लस Q अपीयर होने लगेगा। इस प्रकार से कितने स्फेरिकल सिस्टम हैं? 3 स्फेरिकल सिस्टम है। एक प्लस Q वाला गोला, एक माइनस Q वाला ये गोला, और उसके बाहर ये प्लस Q वाला गोला, ठीक है ना। तो पहले ये 3 स्फेरिकल सिस्टम है, तो पहले इनका सेल्फ लिखो, फिर म्यूचुअल लिखो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखने जा रहे हैं, इनिशियल। चलो सबसे अंदर वाले का लिखो, के Q स्क्वायर बाई 2R की जगह पर A, फिर लिखो इस वाले का, ठीक है, के
माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब भी क्यू स्क्वायर होता है अपॉन 2 इंटू आर का मतलब 2a। चलो ये भी हो गया। अब सबसे बाहर वाले इसका लिखो, इस वाले का, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r और r का मतलब हो गया 3a। ये हो गया। ये तो अभी हमने लिखा है सेल्फ सेल्फ सेल्फ, और अब लिखने जा रहे हैं म्यूचुअल। तो इन दोनों का म्यूचुअल जब लिखोगे, हाँ इन दोनों का, तो माइनस की जगह पर तुमको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा क्या, माइनस। क्यों? क्योंकि Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, इसलिए माइनस आ गया। और अपॉन में बाहर वाला रेडियस यानी कि 2a, तो पहले दूसरे का हो गया। अब पहले तीसरे का भी कर लो। पहले तीसरे का Q1 Q2 और रेडियस हमेशा बड़ा वाला यानी कि 3a। तो ये लिखा है पहले दूसरे का और ये लिखा है पहले तीसरे का, और अब दूसरे तीसरे का बाकी है। तो दूसरे तीसरे का तो Q, ये माइनस क्यों लगाया? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दूसरे और तीसरे में एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा अपॉन रेडियस बड़ा वाला। ये हो गया सेल्फ सेल्फ सेल्फ, पहले दूसरे का म्यूचुअल, पहले तीसरे का म्यूचुअल और दूसरे तीसरे का म्यूचुअल। इस पूरे को कैलकुलेट कर डालो। तो के कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, अपॉन में ए कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ आया 1/2, उसके बाद आया 1/4, उसके बाद आया 1/6, उसके बाद आया माइनस का 1/2, उसके बाद प्लस का 1/3 और उसके बाद माइनस का 1/3, ठीक है। इतना हो गया। तो ये 1/2 से 1/2 और 1/3 से 1/3 कैंसिल होने के बाद ये के क्यू स्क्वायर बाई ए 1/4 प्लस 1/6, ये 24 और ये 6 प्लस 4 यानी कि 10/24 यानी कि 5/12 के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये हो गया सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अब सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को जब हमने समझने की कोशिश की तो हमने पाया कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ सबसे आउटर लेयर पर है, क्योंकि अंदर का पूरा चार्ज पुल बन जाने की वजह से बाहर भाग गया है, और बाहर भाग जाने की वजह से चार्ज सिर्फ सबसे आउटर लेयर पर है। उसके अलावा यहाँ और यहाँ कोई चार्ज नहीं रह पाएगा, और इसलिए सिर्फ सिंगल लेयर का लिखा जाएगा, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई 2 और आर का मतलब बताइए 3a। फाइन। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 6a, ठीक है। अब लॉस कैलकुलेट किया जाए। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ डेल्टा U इज इक्वल टू, साफ नज़र आ रहा है कि पहले U ज़्यादा है और बाद में U कम हो गया है, यानी कि एनर्जी का लॉस हुआ है। इनिशियल वाला है 5/12 के क्यू स्क्वायर बाई ए और फाइनल वाला है 1/6 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से 5/12 माइनस 1/6 के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये हुआ 12, ये 5 माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये 3/12 यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। और यही लॉस पूरा हीट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल पहले ज़्यादा है और बाद में कम है, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वही लॉस ऑफ एनर्जी है, और वही पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो देखने और समझने का मौका मिलता है तुम लोगों को, वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर पहले वाले सिस्टम में 3 लेयर थी, एक प्लस क्यू वाली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, एक माइनस क्यू वाली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और एक ये वाली प्लस क्यू वाली और वो भी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए 3 स्टेप तो होंगे सेल्फ वाले,
पहले का सेल्फ, दूसरे का सेल्फ और तीसरे का सेल्फ, और फिर 1 2 का म्यूचुअल, फिर 1 3 का म्यूचुअल, और उसके बाद 2 और 3 का म्यूचुअल। और म्यूचुअल कैसे लिखा करोगे? म्यूचुअल लिखने के लिए Q1 Q2 अपॉन R, और R कौन सा वाला? दोनों में से जो बड़ा वाला है उसका R लिखा जाएगा। इस प्रकार से सेल्फ 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 और ये म्यूचुअल 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 करने के बाद सॉल्व करने पर 15/12 K² आया। और फाइनली सिर्फ एक स्टेप में काम क्यों चल गया? क्योंकि जब तुमने ये पुल बना दिया तो चार्ज जो बाहर भागना ही चाहता है, चार्ज हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम रखने की कोशिश करना चाहता है। जब तुमने ये पुल लगा दिया तो यहाँ का चार्ज जो यहाँ भागा और यहाँ से फिर और भी बाहर भागने का उसको मौका मिल गया तो और बाहर चला गया। इस प्रकार से इस फाइनल सिस्टम में सिर्फ एक ही स्फेरिकल लेयर है जो सबसे बाहर है और जिसका रेडियस 3a है, ठीक है ना। तो बाय द फॉर्मूला KQ/2R, और R की जगह पर 3a यानी KQ²/6a, ये U फाइनल और ये U इनिशियल ज़्यादा है, U फाइनल कम है, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो लॉस होगा। और किस फॉर्म में लॉस होगा? हीट के फॉर्म में लॉस होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे कुछ बताएं। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जाता है। हाँ, और अब अभी 6 बजे से क्लास भी है तो एक नहीं बल्कि चलिए 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग डेली कुछ ना कुछ 40 मिनट 35 मिनट का डिस्कशन करते रहेंगे जिससे कि ये सब काम होता रहे, क्योंकि जब डिस्कशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो बड़ा अजीब सा लगता है कि रोज़ एक लेक्चर पढ़ जाए तो 8-8 9-9 क्वेश्चन होते जाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो तुम्हारे मतलब के हैं, बड़े काम के क्वेश्चंस हैं। 45 डिग्री पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 0,2 सेंटीमीटर में है, और इसकी यहाँ पर एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट 3,0 है और ये भी सेंटीमीटर में है। हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। जब हम लोग क्लासरूम में ये सब चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होते हैं और कभी और एक आध चीज़ें यहाँ पे ऐसे रिपीट हो जाती हैं। तो अगर हमें अगर हमें VA माइनस VB कैलकुलेट करना है और ये y एक्सिस पर है, पॉइंट A y एक्सिस पर है और पॉइंट B x एक्सिस पर है, तो हमें पहले y पे काम करना पड़ेगा फिर x पे काम करना पड़ेगा, या पहले x पे काम कर लो फिर y पे काम कर लो, जैसा जब चाहो वैसा कर लो, लेकिन करना तुम्हें दोनों एक्सिस पे काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया 400 वोल्ट पर मीटर सवाल में दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम पहले काम करने जा रहे हैं y एक्सिस पर। y एक्सिस पर क्या तुम्हें पता है? ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है ना। y पे काम करो, पूरा ध्यान y पे लगा दो और किसी बात पे फोकस मत करो। ई वाई का मतलब हो गया 400 साइन 45 साइन 45। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 400 है और ये एंगल 45 है तो उसका ये कंपोनेंट जो EX होगा वो 400 cos 45, और जो EY होगा वो होगा 400 साइन 45, क्योंकि 45 के साथ वाला कॉस होगा और दूसरा वाला साइन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हमने करके बता दिए, ठीक है ना। इक्वल टू ये माइनस साइन, और ऊपर तुम क्या लिखना चाहोगे? VO पहले लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिखो। बिल्कुल ये सोचो नहीं कि इन दोनों में क्या पहले लिखें, चाहे तुम VO पहले लिखो चाहे तुम VA पहले लिखो, लेकिन जैसा ऊपर लिखो वैसा नीचे लिखो, यानी कि y फॉर 0 एंड y फॉर a, ठीक है ना। तो ये हो गया 200√2, ये बात तो समझ में आ गई होगी, माइनस VO माइनस VA अपॉन ओरिजिन के लिए y की वैल्यू 0 और पॉइंट A के लिए y की वैल्यू 2, और क्योंकि ये सब मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट ज़रूर करेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। इस प्रकार से 10⁻⁻2 से 0 भी यहाँ पे ख़त्म हो गए, एब्जॉर्व हो गए। इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, VO माइनस VA इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4√2 वोल्ट, ठीक है ना।
अब हम एक्स एक्सिस पे काम करेंगे। एक्स एक्सिस पे ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स करेंगे। ये 400 कॉस 45 इज इक्वल टू माइनस, वैसे लिखना जैसे वहाँ लिखा था v ओरिजिन का और v पॉइंट b का, तो फिर x ओरिजिन का और x b का, जैसा ऊपर लेना वैसा ही बिल्कुल नीचे लेना, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो ये 200 अंडर रूट 2 है और ये माइनस साइन VO माइनस VB, और ओरिजिन के लिए x फॉर ओरिजिन 0 और यहाँ के लिए 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। इस प्रकार से ये 2 0 तो ये खा गया और ये माइनस को ये खा गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ओरिजिन का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल 6 अंडर रूट 2 वोल्ट आया, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो VA माइनस VB की वैल्यू, हाँ 2 से 1 को माइनस करिए ना, तो जब 2 से 1 माइनस करोगे तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और VO से VO कैंसिल हो जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2, यानी कि ये 2 अंडर रूट 2 रिजल्ट कॉज करेगा 2 अंडर रूट 2 वोल्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एक पॉइंट x पर है, y एक्सिस पर है, दूसरा पॉइंट x एक्सिस पर है, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। देखिए इनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले y पे काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना, और फिर हमें x पे काम कर लेना चाहिए। दोनों के काम करते वक्त ओरिजिन दोनों में कॉमन रखना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस करने से कॉमन चीज़ कैंसिल नहीं होगी, और अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो तुम रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जब y पे काम करना और जब x पे काम करना तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट जरूर रखना। जैसे जब हमने y पे काम किया तो ओरिजिन और a को लेकर किया, और जब x पे काम किया तो ओरिजिन और b को लेकर किया, यानी कि हम ओरिजिन को पकड़ के बैठे रहे और हमने ओरिजिन का a से डिफरेंस और ओरिजिन का ही b से डिफरेंस निकाला, और जब इन दोनों डिफरेंसेस को घटा दिया, माइनस कर दिया, तो ओरिजिन वाला पोटेंशियल जो हमको मालूम ही नहीं था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करके निकाल ले गए। इसको रिवाइज करिए, फिर आगे बताते हैं एक क्वेश्चन और। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के वो क्वेश्चन जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगी तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे के होंगे। केवल प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या केवल प्योर मैग्नेटिज्म का बजाय अगर उसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व होगी तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे के होंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और टेबल पर कुछ अरेंजमेंट किया गया है, वो अभी आपको हम बता रहे हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और टेबल पर जो अरेंजमेंट किया गया है वो ये है कि यहाँ पर एक रस्सी है और रस्सी को यहाँ पर बांध दिया गया है, एक खूंटे से समझ लो या कील से बांध दिया गया है, और इसके यहाँ पर एक बॉब लगा दिया गया है। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। चार्ज Q है, लेंथ L है, और ये जो एंगल दिखाई पड़ रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। चार्ज को रेस्ट से छोड़ दिया गया, तो क्वेश्चन है कि जब चार्ज बिल्कुल सीध में आया, यानी कि सर्कुलर मोशन करता हुआ जब वो यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस समय रस्सी में तनाव क्या होगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में जिसमें कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन नहीं है तो तुम या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना ज़्यादा सही लग रहा है। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ओके। और फाइनल पॉइंट से मेरा मतलब है पॉइंट बी और इनिशियल से मेरा मतलब है पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए। तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा भाई, और वर्क डन कैसे लिखेंगे?
देखिए इस पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो कि x डायरेक्शन में होगा। जब फोर्स लगातार x डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन का ले लेना चाहिए। जब फोर्स लगातार x डायरेक्शन में ही लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन का ले लेना चाहिए। तो बॉडी पहले यहाँ थी और अब वो x एक्सिस पर देखिए कहाँ पर है, ये x एक्सिस है कि नहीं। तो बॉडी पहले यहाँ थी और अब वो x एक्सिस पर थोड़ा आगे है, तो वो कितना आगे बढ़ी x, ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, ठीक है ना। अब ये x कैसे लिखा जाएगा, फोर्स तो हम लिख ही देंगे QE, और x लिखने के लिए ये पूरा तो L होगा, ये यहाँ तक पूरा तो L होगा और खाली इतना जो होगा वो L cos थीटा होगा, यानी कि x का मान L माइनस L cos थीटा होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ mv²। इस प्रकार से L कॉमन ले लेंगे तो QE माइनस L/2 यानी कि L/2 इज इक्वल टू हाफ mv²। इस प्रकार से QE L/2 इज इक्वल टू हाफ mv²। तो 2 से 2 कैंसिल करवा लिया जाए और v² का मान QEL/m। तो QEL/m इसलिए वेलोसिटी या स्पीड कह दो तो ज़्यादा अच्छा है, QEL/m ये रिज़ल्ट आ गया, QEL/m हो गया। तो ये वेलोसिटी का आंसर तो आ गया और क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचा तो रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करना है। जब पार्टिकल पॉइंट बी पर आया तो कौन कौन से बल लग रहे होंगे, ये वो कील है जिस पे रस्सी बंधी हुई है, अंदर की तरफ टेंशन T लग रहा होगा, डबल एरो अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लग रहा होगा और वेलोसिटी इस समय v होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स टुवर्ड सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r, और r की जगह पे l होगा, मतलब T माइनस QE इज इक्वल टू m/l, और v² की वैल्यू QEL/m। तो m से m और l से l कैंसिल होने पर जो रिज़ल्ट आया T माइनस QE इज इक्वल टू QE, यानी टेंशन की वैल्यू पॉइंट बी पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो रस्सी में तनाव की वैल्यू ट्वाइस ऑफ QE होगा, यानी कि QE का डबल होगा। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर दी, तो हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम आज कल दोपहर तक, कल सुबह 10-11 बजे तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूले, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्फीयर के फार्मूले, कहने का मतलब है कि किसी स्फीयर के अंदर फील्ड, हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड, सतह पर फील्ड और बाहर फील्ड, ये 3 पॉइंट पर फील्ड, इन्हीं 3 पॉइंट पर पोटेंशियल ज़रूर समझ लेना, सीख लेना। उसके अलावा किसी हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल और बाहर पोटेंशियल लिखना सीख लेना। उसके अलावा 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ज़रूर पढ़ लेना, अंदर फील्ड, यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर फील्ड। इसी प्रकार से यहाँ पोटेंशियल, यहाँ और सबसे बाहर, इन सब बिंदुओं पर पोटेंशियल वगैरह सब जो नोट्स में लिखा हुआ है, या तुमने हमारे से नहीं पढ़ा है तो कहीं भी पढ़ा होगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई होंगी कि अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मान लो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो सबसे अंदर, फिर सरफेस पर, फिर बीच में, फिर सरफेस पर, यहाँ बीच में, फिर सरफेस पर और सबसे बाहर, इन सभी बिंदुओं पर फील्ड और पोटेंशियल कैसे लिखे जाते हैं, इनको एक बार हल्का सा रिवाइज कर देना। और हम ये नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा तुम पक्का ही तैयार कर दो, जितना तुम तैयार कर पाना उतना तैयार कर देना। बाकी हम जब पढ़ाएंगे तो सारे के सारी जगहों पर फील्ड और पोटेंशियल लिखना बता देंगे, ठीक है ना। अभी 6 बजे एक और क्लास होनी है, इसलिए अभी यहाँ का सेशन यहाँ पर रोकना पड़ेगा आज, ठीक है।